हे गाइस, आज हम वास्तव में कुछ शानदार खोजने जा रहे हैं। हम भगवान शिव द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले संगीत वाद्य यंत्र को खोजने जा रहे हैं और यह 10,000 साल पुराना माना जाता है और यह अपने आप में अनोखा होने वाला है। और आप देख सकते हैं कि हम एक सुनसान जगह पर हैं, लेकिन आज ही हम इस उपकरण को खोजने वाले हैं। इस स्थान को दक्षिण भारत में कंचनागिरी कहा जाता है और यह वह स्थान है जहां भगवान शिव का वाद्य यंत्र है। यह यहीं कहीं है और इसको ढूंढना मेरा काम है। तो यह शिव का वाद्य यंत्र है और यह 10,000 साल पुराना है। और आप कह सकते हैं कि हमारे पास 10,000 साल पहले धातु नहीं हुआ करती थी। मेरा मतलब है कि मनुष्य 10,000 साल पहले धातुओं का उपयोग नहीं करते थे। खैर, उन्होंने इस यंत्र को बनाने के लिए धातुओं का उपयोग नहीं किया था। हम नहीं जानते कि यह कैसे बनाया गया था और या फिर यह एक प्राकृतिक गठन है। इस पर प्रहार करने के लिए आपको किसी धातु की आवश्यकता नहीं है। मैं बस एक और पत्थर का उपयोग कर सकता हूँ। इस प्रतिध्वनि को देखिए। और उदाहरण के लिए, यदि आप इस पत्थर को ना छुएं, तब भी आप इसे एक ट्यूनिंग कांटे की तरह सुन सकते हैं। मैं यह करके देखता हूँ। आप देखिए कि इसमें से कोई आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, यहाँ कोई आवाज नहीं है। लेकिन अगर मैं इसे इसके ऊपर रख दूं, तो आप देख सकते हैं कि यह किस तरह से इस चट्टान के संगीत के मूल गुण स्वभाव को ग्रहण कर रहा है। यह एक बड़ी विचित्र घटना है। इसलिए जब मैंने शिव के इस वाद्य यंत्र के बारे में सुना, तो मैं यहाँ एक हथौड़ा लेकर आया। मैं इसे एक ड्रम के रूप में बजाने के लिए कुछ लकड़ियां लाया हूँ। ठीक है, आप आश्चर्यचकित हो सकते हैं कि मैं वास्तव में इस अजीब स्थिति में हाफता हुआ क्यों खड़ा हूँ, क्योंकि यहाँ तक पहुँचना असंभव है। आप यहाँ अपने वाहन को नहीं ला सकते हैं, चाहे वह कार हो या मोटरसाइकिल। आप यहाँ ठीक से चल भी नहीं सकते। आपको शिव का यह वाद्य यंत्र देखने के लिए मूल रूप से चट्टानों पर चढ़ाई करनी होगी और निश्चित रूप से यदि आप यहाँ पहुँच जाते हैं तो यह पूरी तरह से इस मेहनत के लायक है। लेकिन यह शारीरिक रूप से कमजोर लोगों के लिए नहीं है। और स्थानीय लोग बहुत महत्वपूर्ण बात कहते हैं। इस चट्टान के ऊपर आप एक पौधा भी नहीं देख सकते हैं। आप एक रेंगती हुई चींटी को भी नहीं देख सकते हैं। आप यहाँ कीड़ों को भी नहीं देख सकते हैं। रात के समय यहाँ कोई जानवर भी नहीं आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि यह चट्टान एक अजीब ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और हम पता लगाने जा रहे हैं कि क्या इस चट्टान से एक अजीब ऊर्जा निकल रही है। हमारे पास घोस्ट मीटर नामक कुछ है। हम उस गैजेट का उपयोग यह देखने के लिए करेंगे कि क्या यह किसी प्रकार की ऊर्जा का उत्सर्जन करती है। और इस बारे में कुछ और भी है जो वास्तव में अजीब है। लोग कहते हैं कि यदि आप एक निश्चित समय तक निश्चित संख्या के लोगों के साथ यदि इस चट्टान को टैप करते रहें, तो इस चट्टान के आसपास की बाकी चट्टानें मिट्टी की तरह मुलायम हो जाएंगी। और यही वह प्रक्रिया है जिसका उपयोग प्राचीन बिल्डर्स ने किया था।
उन्होंने मूल रूप से इन चट्टानों से निकलने वाली ध्वनि का प्रयोग चट्टानों से बहुत मुलायम पदार्थ बनाने के लिए किया। और इसी तरह प्राचीन काल में बड़े पत्थरों से बनी अद्भुत संरचनाएं बनी थी। और एक बार जब हम इस चट्टान पर टैप करना बंद कर देते हैं, तो अब तक जो कुछ भी मिट्टी की तरह नर्म था, वह धीरे धीरे कठोर और एक नियमित चट्टान बन जाएगा। क्या यह संभव है कि ऐसी तकनीक मौजूद हो? मेरा मतलब है कि आप हमारी सभ्यता को देखिए। हमारे पास ये अद्भुत इमारतें हैं। आप इन विशाल संरचनाओं को जानते हैं। हम इतने उन्नत क्यों हुए? क्योंकि हम विद्युत ऊर्जा का उपयोग करने में सक्षम हैं। किसी समय में हमने विद्युत ऊर्जा का दोहन करना शुरू कर दिया था। लेकिन इन अद्भुत महापाषाण संरचनाओं को प्राचीन काल में कैसे बनाया गया था? क्या प्राचीन लोगों ने ध्वनि ऊर्जा का दोहन किया था? इस चट्टान का नाम, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यह वहाँ है, वहाँ पर वो धुंधले नीले रंग का पेड़। यहाँ तमिल में मणिपराई लिखा है, जिसका मूल रूप से अर्थ है एक घंटी चट्टान या एक चट्टान घंटी। यही इसका मतलब है। बेशक यह स्पष्ट है कि यह बेल रॉक क्यों है, क्योंकि यह मूल रूप से एक ध्वनि बनाती है जो बहुत लंबी दूरी तक सुनी जा सकती है। मैं कहूँगा कि ये कम से कम 1 किलोमीटर तक सुनी जा सकती है। क्या यह दुनिया की एकमात्र चट्टान है जो घंटी की तरह बजती है? यह सच नहीं है। दुनिया भर में कई रिंगिंग रॉक्स हैं। इनमें से एक जिसे मैंने देखा है वो पेंसिल्वेनिया में है, और उसमें बहुत सारी चट्टानें हैं, और ये सभी बजने वाली चट्टानें हैं। भूविज्ञान में इन्हें तकनीकी रूप से सोनोरस चट्टानें कहा जाता है। पास में रहने वाला एक राजा अपने महल में इस चट्टान को चाहता था, इसलिए उन्होंने अपने लोगों को आदेश दिया कि वे वहां पर चट्टान को ले आएं। उन्होंने ऐसा ही किया। इसलिए इस चट्टान को उनके महल तक पहुंचाया गया, और उनको तब बहुत आश्चर्य हुआ जब उन्होंने इस चट्टान को अपने महल में बजाया। तब इससे एक घंटी की आवाज नहीं आई, और निश्चित रूप से राजा वास्तव में उलझन में था कि उस चट्टान से उसके महल के अंदर घंटी का शोर क्यों नहीं निकला। लेकिन जब वे वास्तव में इस चट्टान को वापस ले गए और उसे उसकी जगह पर वापस रख दिया, तो यह फिर से एक घंटी की तरह बजना शुरू हो गई। अब यही कारण है कि लोगों को लगता है कि यह एक बहुत ही रहस्यमय चट्टान है, क्योंकि यह देवताओं द्वारा हमें दिया गया था। बेशक यह एक अंधविश्वासी परियों की कहानी जैसा लगता है, लेकिन आपको पता है, पेंसिल्वेनिया में रिंगिंग रॉक पार्क में लोग इन छोटी चट्टानों को जो कि बजती हैं, उन्हें जेब में भरकर घर ले जाते हैं, और फिर वहां उन्हें बजाने की कोशिश करके दोबारा वही ध्वनि पैदा करने की कोशिश करते हैं। यह काम नहीं करता। आप जानते हैं, इन विशिष्ट चट्टानों के बारे में कुछ बहुत ही अजीब बात है। ऐसा प्रतीत होता है मानो इस बजने वाली ध्वनि को बनाने के लिए चट्टानों का अपने स्थान पर होना आवश्यक है। तो सवाल यह है कि राजा ने अपने लोगों को इस विशाल चट्टान को अपने महल में लाने को क्यों कहा? बस इसीलिए कि वह बजने वाली आवाज सुन सके? नहीं, प्राचीन भारतीयों ने एक विशिष्ट कारण के लिए इन सोनोरस चट्टानों का उपयोग किया था। वे बस उस पर लेट जाते थे और कोई व्यक्ति इसके किनारों पर टैप करता था। यह प्रक्रिया घंटों तक चलती रहती थी। उनका मानना था कि यह उनके शरीर और उनकी चेतना को ठीक करेगा। अब आज आधुनिक तकनीक में हमारे पास साउंड थेरेपी नाम की एक चीज है, जो कि बिल्कुल वैसी ही है। अब क्या यह संभव है कि प्राचीन लोग तकनीकी रूप से बहुत अधिक उन्नत थे? वे जो लोग बीमार हैं, उनकी मदद करने के लिए एक चिकित्सा बिस्तर बना रहे थे। अब निश्चित रूप से सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या यह एक प्राकृतिक गठन है या यह कृत्रिम साधनों द्वारा बनाया गया था। यदि यह एक प्राकृतिक गठन है, तो आप उम्मीद करेंगे कि ये सभी चट्टानें एक जैसी या कम से कम एक कमजोर ध्वनि करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यह एकमात्र चट्टान है जिसमें ऐसा बजने वाला स्वर है, और बाकी चट्टानों में नहीं है, और इनमें कुछ अन्य अंतर भी हैं। अब यदि आप इस रॉक फेस को देखते हैं, तो आप यहाँ बहुत सारे अंतर देख सकते हैं। आप जानते हैं कि यह सपाट नहीं है,
लेकिन अगर आप इस चट्टान को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने इस चट्टान पर काम किया है, मतलब इसे सपाट बना दिया है। हमें नहीं पता कि इसे बजने वाली चट्टान बनाने में किस प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है, और यही कारण है कि लोग इसे शिव का वाद्य यंत्र कहते हैं। अब स्थानीय लोग इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या वे मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक गठन है, या उन्हें लगता है कि यह कृत्रिम तरीकों से बनाया गया था? स्थानीय लोगों का मानना है कि यह ज्वालामुखी विस्फोट का परिणाम है, और पास में एक मंदिर है जिसमें बहुत सारे लिंगम हैं जो कथित रूप से ज्वालामुखी लावा से बने हैं, और वे मानते हैं कि यह उस ज्वालामुखी के लावे का उपयोग करके बनाई गई थी, जो कि अनिवार्य रूप से चट्टान का पिघला हुआ रूप है। अब यह घुमा फिराकर कहने का एक तरीका हो सकता है। हम मूल रूप से इस चट्टान को पिघला रहे हैं और कुछ तत्वों को जोड़कर ये रिंगिंग रॉक्स बना रहे हैं। अब क्या आज ऐसा कुछ बनाना संभव है? हाँ, आज हमारे पास भट्टियां हैं और हमारे पास ऐसे उपकरण हैं जो वास्तव में चट्टान को पिघला सकते हैं, और मैं इसमें पिघला हुआ लोहा या तांबा डाल सकता हूँ और फिर इसे रिंगिंग चट्टान बनाने के लिए इसमें मिला सकता हूँ। हम नहीं जानते कि क्या ऐसा हुआ भी था। 1965 में पेंसिल्वेनिया में वैज्ञानिकों का एक समूह इस रिंगिंग रॉक स्टेट पार्क में गया और उन्होंने यह पता लगाने की कोशिश की कि ये चट्टान इस आवाज को बनाने में सक्षम क्यों है। अब बेशक उन्होंने चट्टानों को कुचल दिया, उन्होंने उन्हें काट दिया और उन्हें समझने की कोशिश की कि इन चट्टानों में ऐसे कौन से रासायनिक गुण हैं जिससे वे ऐसी ध्वनि पैदा करने में सक्षम हैं, लेकिन वे अभी यह पता नहीं लगा पाए हैं। यहाँ निश्चित रूप से हमें परग्रहियों के बारे में बात करनी होगी। क्या इस प्रकार की चट्टान को बनाने में परग्रहियों ने एक भूमिका निभाई थी? क्या ये चट्टानें किसी प्रकार की विचित्र ऊर्जा का उत्सर्जन करती हैं? और हम ठीक यही खोजने जा रहे हैं। हमारे पास घोस्ट मीटर नाम का कुछ है और यह इस प्रकार की ऊर्जा का पता लगाने में सक्षम है, इसलिए हम इसका परीक्षण यहाँ करने जा रहे हैं। तो यह EMF मीटर है जिसे ज्यादातर घोस्ट मीटर कहा जाता है, क्योंकि यह बहुत छोटे मिलीगॉस को भी पकड़ने में सक्षम है। यह पैमाने अनिवार्य रूप से 0 से 5 मिलीग्राम तक हैं। तो यह EMF की बहुत कम मात्रा का भी पता लगा सकता है, और हम यह पता लगाना चाहते हैं कि क्या यह चट्टान किसी तरह के EMF का उत्सर्जन करती है। चलिए देखते हैं। मैं कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। आपको सच बताऊं तो मुझे कोई बदलाव नहीं दिख रहा है। इस चट्टान से किसी भी तरह की EMF निकलती प्रतीत नहीं हो रही है। मुझे दोबारा प्रयास करने दी। नहीं, नहीं, और मैं दृढ़ता से मानता हूँ कि भले ही इस उपकरण पर मैं कोई EMF नहीं देख रहा हूँ, लेकिन कुछ अन्य प्रकार की ऊर्जा हो सकती है जो मैं इस गैजेट के साथ नहीं जान पा रहा हूँ। ठीक है, मैं नीचे आ गया हूँ और आपने भगवान शिव का संगीत वाद्य यंत्र देखा, लेकिन मैं अगले वीडियो में आपको कुछ अलग दिखाने जा रहा हूँ, और आप बने रहिए और मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा। बाय। मैं प्रवीण मोहन, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब करना ना भूलें और सभी अपडेट्स पाने के लिए घंटी के बटन को भी क्लिक करें। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और मैं आपसे जल्द ही बात करूंगा। बाय।